हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर केमिस्ट्री विद डॉक्टर DS काम्बोज में। आज हम क्वांटम नंबर्स का रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसके हमारे दो क्वांटम नंबर हमने पिछले डिस्कस कर लिए थे, क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये कंप्लीट होने के बाद आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो इन दो क्वांटम नंबर्स को ढंग से आज समझेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे नोड्स की, एंगुलर नोड्स, रेडियल नोड्स एंड इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की। तो ये हम बात करने जा रहे हैं। इससे पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में प्रेस बेल आइकन, बहुत ज़रूरी, आप बेल आइकन को प्रेस करें। अब आज की बात करें हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हमने बात की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आता है बोर थ्योरी से। बोर थ्योरी वाज एब्सोल्युटली करेक्ट अप टू सम लिमिट्स, लेकिन बोर थ्योरी जिन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई वो थे सबसे मेन दो चीजें, जीमान इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट जो है, हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम लाइंस, जो हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रा है या किसी भी एटम का एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, उसकी लाइंस स्प्लिट हो जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब स्प्लिट होती हैं तो उसको स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जब स्प्लिट होती हैं तो उसको जीमान इफेक्ट कहते हैं। तो इन दोनों को कंसीडर करने के लिए हमें दो नए क्वांटम नंबर्स, यानी कि कुछ अलग है कि इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में है फिर भी उसके अंदर कुछ नए सब एनर्जी लेवल्स हैं, जिसको हमने क्या कहा, सब शेल। सब शेल की वजह से स्टार्क इफेक्ट हो जाता है। सब शेल की वजह से क्या हो जाता है, स्टार्क इफेक्ट, यानी कि ऑर्बिट के अंदर सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑर्बिट वही होगी लेकिन सब शेल अलग अलग होंगे। तो जब वो सब शेल अलग अलग होंगे तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो अलग अलग सब शेल अलग अलग बिहेव करने लगेंगे, वो अलग अलग लाइंस देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के बिना वो एक ही लाइन शो कर रहे थे स्पेक्ट्रा में, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही वो अलग अलग लाइंस दिखाएंगे। अब बात आती है स्टार्क इफेक्ट यानी सबशेल, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर तक हमने क्लियर कर लिया था। अब बात आती है कि जीमन इफेक्ट हो जाता है। जीमन इफेक्ट यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड लगाने से फिर से स्प्लिटिंग हो जाती है। तो एक ही सबशेल के अंदर, एक ही सबशेल के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक ही सबशेल वाले इलेक्ट्रॉन अलग अलग लाइन शो करते हैं। एक ही सबशेल में होंगे, एक ही ऑर्बिट के एक ही सबशेल में होंगे, फिर भी उनकी लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस डिफरेंट हो जाती हैं, स्प्लिट हो जाती हैं मैग्नेटिक फील्ड लगाने की वजह से, जिसको एक्सप्लेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और ये एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज हमें कहाँ से मिलती हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है क्या? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो किसी एक ही ऑर्बिट के एक ही सबशेल के अंदर जो रहने वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनका बिहेवियर अलग अलग होता है। कब? जब मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं, उनका बिहेवियर अलग अलग हो जाता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि एक ही सबशेल के अंदर कई सारे ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, कई सारे ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। तो अब वो ऑर्बिटल्स कितने हो सकते हैं? वो ऑर्बिटल्स अलग अलग होंगे विद रिस्पेक्ट टू देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन 3D स्पेस, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है। कहाँ? डिफरेंट ओरिएंटेशंस में, 3D में डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3D ओरिएंटेशन। जो एजीमुथल था वो डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू शेप बताता था, शेप कैसा होगा ऑर्बिटल का, और ये शेप वही भी हो उसका ओरिएंटेशन क्या होगा। मतलब कि मान लीजिए ये शेप आप देख रहे हैं, ये शेप ऐसा ही है, अभी इसका ओरिएंटेशन क्या है, वर्टिकल, अभी इसका ओरिएंटेशन क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल, ऐसे हो गया। तो फर्क पड़ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में। ये वाला ऑर्बिटल जो वर्टिकल हो वो अलग बिहेव करेगा, जो ऑर्बिटल ऐसा हो वो अलग। जैसे पी ऑर्बिटल आप जानते हैं डम्बल होता है, लेकिन उसका ओरिएंटेशन ऐसा भी हो सकता है, उसका ओरिएंटेशन ऐसा भी हो सकता है, उसका ओरिएंटेशन ऐसा भी हो सकता है। तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे तो ऐसा वाला ऑर्बिटल
ऐसा वाला ऑर्बिटल और ऐसा वाला ऑर्बिटल, तीनों डिफरेंट बिहेवियर शो करेंगे और तीन अलग अलग लाइंस स्पेक्ट्रा में शो करेंगे। तो ये 3D ओरिएंटेशन को के रिस्पेक्ट में ये दिखाता है। इसलिए ध्यान रखें, कई कॉम्पिटिशन्स में आपको मिल सकता है कि इसका ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर बताइए, क्या होगा, वहां कंफ्यूज नहीं होना है। ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर इज नथिंग बट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसका दूसरा नाम क्या है, ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहें या ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर कहें, या इसको 3D ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का दूसरा नाम क्या है, ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर, क्योंकि ये 3D स्पेस में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के ओरिएंटेशन को क्लियर करता है कि ये x डायरेक्शन में ओरिएंट होगा या y एक्सिस में ओरिएंटेड होगा या z एक्सिस में होगा या कैसे होगा, या सिमेट्रिकल ओरिएंटेशन होगा। इसको स्पेसिफाई करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसको एक्सप्लेन करता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करता है जीमान इफेक्ट को। जीमान इफेक्ट मैंने बात की, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो किसको एक्सप्लेन करता है, स्टार्क इफेक्ट को। कंपटीशन में ये पूछा जाता है बेटा कि जीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन करने वाला क्वांटम नंबर कौन सा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। वहां मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ना हो के ऑप्शन आपका क्या हो सकता है, ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर हो सकता है। जीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जरूरत हमें पड़ी। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, किसी गिवन एल वैल्यू के लिए कोई वैल्यू एल की दी हुई है, मान लीजिए एल इक्वल्स टू 1 है, तो m की वैल्यू क्या होगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल m से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को, स्मॉल m से। तो l की दी हुई वैल्यू के लिए, l की वैल्यू के लिए -l 2 plus l इंक्लूडिंग 0, -l 2 plus l इंक्लूडिंग 0, याद रखेंगे इंक्लूडिंग 0 को लेते हुए 0 सभी पॉसिबल वैल्यूज होंगी, सारी वैल्यूज होंगी। जैसे अब हम एग्जांपल देखें, अगर l इक्वल्स टू 0 है तो -0 तो +0 कुछ हुआ नहीं, -0 +0 कोई दिक्कत नहीं, तो m की एक ही वैल्यू होगी 0, m की एक ही वैल्यू होगी। जब l 0 है तो m भी 0 होगा। अगर l बराबर 1 है तो m बराबर क्या होगा, -1 0 +1, कितनी टोटल वैल्यू होंगी 3, यहाँ कितनी टोटल वैल्यू थी 1, यानी कि l 0 है तो l की एक वैल्यू थी, m की एक ही मान था, कुल मान m के एक थे। अब l बराबर 1 है तो -1 0 कितने टोटल वैल्यूज हो गई, टोटल वैल्यूज हो गई 3, ठीक है, ये वैल्यूज हुई, ये टोटल वैल्यूज, टोटल पॉसिबल वैल्यूज, टोटल वैल्यू। अब l बराबर क्या हो गया, 2 हो गया, तो m बराबर क्या हो जाएगा, -2 -1 0 +1 +2, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। तो ऐसे करके हमारा ये आता है। अब देखिए ध्यान रखें, अब हम कहते हैं ये किसके लिए होता है, s ऑर्बिट, s सब शेल के लिए होता है, ये किसके लिए होता है, p सब शेल के लिए, ये किसके लिए होता है, p। L0 मतलब s सब शेल, s सब शेल के लिए टोटल पॉसिबल वैल्यूज कितनी हुई 1, इसलिए हम कहते हैं s सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है जिसके लिए वैल्यू क्या होती है, m की वैल्यू 0। p सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 होते हैं, एक का मान -1, एक का 0, एक का +1, p में 3 डबल आते हैं बेटा, -1 0 +1, ये 3 वैल्यूज होंगी p के लिए। ऐसे d में कितने हो जाएंगे, 5 ऑर्बिटल, -2 -1 0 +1 +2, ऐसे f में कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो ये सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स को दिखाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब फॉर्मूले की साथ की बात करें तो टोटल वैल्यूज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, m की टोटल वैल्यूज, टोटल वैल्यूज आपकी कितनी होगी, 2l+1, 2l+1 मतलब कि जैसे l बराबर 0 था तो m की कितनी वैल्यू आ रही थी 1, तो टोटल m की टोटल वैल्यूज कितनी होगी, 2 × 0 + 1 बराबर 1। l इक्वल्स टू 1 है तो टोटल पॉसिबल वैल्यू 2 × 1 + 1 इक्वल्स टू 3। जैसे l बराबर 1 था तो कुल मान कितने आए थे, 3, मान क्या थे, -1 0 +1, l 1 था तो -1 0 +1 3, ऐसे l बराबर 2 कर देंगे टोटल मान कितने आएंगे, 5, ठीक है। किसी दी हुई l के मान के लिए m के कुल मान क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। m के कुल मान का मतलब कि इस दिए हुए l में कितने ऑर्बिटल होंगे,
एस में कितने होंगे, एस जीरो का मतलब एस में एक ही ऑर्बिटल, पी में कितने होंगे 3, पी में कितने होंगे 5, एफ में कितने होंगे 7, ऐसे करके ये चीजें बढ़ती जाती हैं। तो ये तो हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में टोटल सब कुछ। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या था आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वांटम नंबर जिसको हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या है कि किसी एक दिए हुए ऑर्बिटल के अंदर, एक दिए हुए ऑर्बिटल के अंदर दो अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये मान लीजिए ऑर्बिटल एक सबसे छोटी इकाई है जहां इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सबसे छोटी जगह वो है। जैसे हम जिस जगह रहते हैं वो कमरे होते हैं हमारे पास, तो हमारा एक नियम होता है कि ये एक कमरे में एक पति एक पत्नी रहेंगे, एक कमरा हमारा है, एक पति पत्नी रहेंगे, यानी दो दो लोग रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन और ये दो इलेक्ट्रॉन। दो पति या दो पत्नियां भी नहीं रह सकते हैं, ये हमने रूल बना दिया। ठीक है, ये एक जैसे नहीं। ऐसे ही यहाँ एक रूल है, एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे अधिकतम, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे, और एक की स्पिन क्लॉकवाइज होगी और एक की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि एक घड़ी के घूमने की दिशा में घूम रहा होगा और दूसरा घड़ी के घूमने की दिशा के उल्टे घूम रहा होगा। घड़ी आपकी ऐसे घूमती है क्लॉकवाइज, तो एक क्लॉकवाइज। तो इसको पहचानने के लिए स्पिन क्वांटम नंबर ये दिया गया है। ये इसका जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से कोई रिलेशन नहीं है, ये केवल इलेक्ट्रॉन की स्पिन को दिखाता है। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, तो उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर s होता है। इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर जो क्लॉकवाइज है वो +12 होगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा उसका स्पिन क्वांटम नंबर -12 होगा। तो दो इलेक्ट्रॉन जो एक ही ऑर्बिटल के अंदर होंगे, एक का स्पिन क्वांटम नंबर +12 और एक का -12। जो इलेक्ट्रॉन अकेला है वो क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी। इसके लिए कोई रूल नहीं कि वो क्लॉकवाइज भी घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन वो घूमेगा जरूर। तो ऑर्बिटल के अंदर रहते हुए इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस, जैसे सूर्य के चारों तरफ घूमते हुए पृथ्वी अपनी अक्ष के भी ऊपर भी घूमती रहती है, वैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने के साथ साथ अपनी एक्सिस के ऊपर भी घूमता है, जिसको आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, जिसको कि हम शो करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर के जरिए। तो ये तो हुआ स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये चारों क्वांटम नंबर हमारे कंप्लीट हो गए। अब चारों क्वांटम नंबर के बाद एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, उसको समझे बिना हम हमारा अगला एक टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स, जो है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपको बिल्कुल कुछ याद ही नहीं करना, उसमें सिर्फ केवल जो अभी मैं समझाने जा रहा हूँ वो समझ लीजिए बड़े ध्यान से। क्या हमने निकालनी है नोड्स, ठीक है, क्या निकालनी है नोड्स। नोड्स क्या होता है इसको समझ लीजिए। the point where there is probability of finding electron is 0, point at which probability of finding electron, is 0। वो जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की कोई संभावना नहीं है, इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी 0 है, उस पॉइंट को आप कहते हैं नोड। उस पॉइंट को क्या कहते हैं नोड। ठीक है, ये पॉइंट जो है नोड कहलाता है। अब नोड्स दो तरह की होती हैं। नोड्स कितने तरह की होती है बेटा, दो तरह की। एक होती है रेडियल नोड, रेडियल नोड, ठीक है, और एक होती है एंगुलर नोड। ठीक है, रेडियल नोड और एंगुलर नोड मतलब जो वेव फंक्शन है, जब उसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करते हैं शाई, तो वो दो चीजों में कन्वर्ट हो जाता है, आर एंड ए। आर क्या होता है रेडियल वेव फंक्शन और ए क्या होता है एंगुलर वेव फंक्शन। एंगुलर वेव फंक्शन 3D ओरिएंटेशन XYZ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है, और ये रेडियस के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है, और ये एंगल के रेस्पेक्ट में, ये कहें एंगल मतलब ओरिएंटेशन इलेक्ट्रॉन की किधर से किधर को जा रही है उसको बताता है। तो रेडियल नोड आर की वैल्यू जहां 0 हो जाए, रेडियल वेव फंक्शन 0 हो जाए, और ये एंगुलर वेव फंक्शन जहां 0 हो जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन के हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 0 हो जाए, तो उसको एंगुलर नोड कहते हैं। और रेडियस के हिसाब से अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 हो जाए,
यानी कि ओरिएंटेशन के हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग जीरो हो तो एंगुलर नोड, और रेडियस के हिसाब से हो तो रेडियल नोड। ये रेडियस के रिस्पेक्ट में है, ठीक है, और ये ओरिएंटेशन के रिस्पेक्ट में। ओरिएंटेशन के रिस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो है तो एंगुलर नोड, रेडियस के रिस्पेक्ट में है तो रेडियल नोड। अब ये नोड्स पता कैसे करते हैं, ये क्वांटम नंबर्स पे डिपेंड करेगा बेटा। जो रेडियल नोड्स होती हैं इसकी वैल्यू कैसे पता करते हैं, ये देखते हैं। रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स। रेडियल नोड्स इक्वल टू होता है n माइनस नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितनी होगी, तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इक्वल टू n माइनस l माइनस 1, n का मान माइनस l का मान माइनस 1। number of angular nodes equals to, very simple, equals to n, number of angular nodes equals to l, number of radial nodes equals to n minus l minus 1। इसके एग्जांपल अभी बताऊंगा। तो टोटल नोड्स कितनी हो जाएंगी, टोटल नोड्स, कुल नोड्स कितनी होंगी किसी ऑर्बिटल के अंदर, किसी दिए हुए ऑर्बिटल में नोड्स होती है बेटा, तो किसी दिए हुए ऑर्बिटल के अंदर टोटल नोड्स दोनों को जोड़ दीजिए, n माइनस l माइनस 1 प्लस n, ये जोड़ देंगे हम, ये भी और ये। रेडियल नोड्स इतनी है, एंगुलर नोड्स दोनों को जोड़ के l l कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल नोड्स क्या आएंगी n माइनस 1, तो ये टोटल नोड्स होती हैं n माइनस 1 टोटल नोड्स। अब मैं एग्जांपल्स पे जाऊंगा, ठीक है, ये हम सीख लेंगे। इसके बाद रेडियल और एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स हम कल के वीडियो में बात करेंगे। देखिए अब मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि 1s ऑर्बिटल के अंदर रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स दोनों बताइए। तो रेडियल नोड्स इक्वल टू होता है n माइनस l माइनस 1। तो n का मान कितना है, ये होता है n का मान 1, यानी कि n बराबर 1 हो गया, ये n का मान लिखा होता है, ठीक है। माइनस l, s के लिए l क्या होता है 0, माइनस 1 यानी कि 1 माइनस 1 0, यानी कि 1s ऑर्बिटल में कोई भी रेडियल नोड नहीं होगी, ध्यान रखेंगे। अब एंगुलर नोड की बात करें तो एंगुलर नोड लिख रहा हूं मैं, इक्वल टू l होता है, l मतलब s के लिए l का मान क्या होता है 0, तो एंगुलर नोड बराबर 0। टोटल नोड्स होती हैं, टोटल नोड्स आप इन दोनों को भी जोड़ लीजिए, टोटल नोड्स इन दोनों को 0 प्लस 0 0, ये भी जोड़ लीजिए, या फॉर्मूला लगा दीजिए n माइनस 1 होती है टोटल नोड्स, n का मान कितना है 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। कोई नोड नहीं होगी, कहीं से कहीं तक कोई नोड नहीं होगी, यानी कि 1s ऑर्बिटल के अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 हो। हर जगह इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की बराबर संभावना होगी 1s ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है, यह रहेगा। अब मैं बात करूं 2s के लिए, यही बात 2s के लिए आ जाते हैं। 2s के लिए रेडियल नोड क्या होगी बेटा, n माइनस l माइनस 1, n कितना है 2, ये आगे n का मान लिखा होता है, माइनस l 0 माइनस 1 इक्वल टू 2 माइनस 1 1, यानी कि 2s ऑर्बिटल के अंदर एक रेडियल नोड होगी, और एंगुलर नोड इक्वल टू होता है l यानी कि 0, और टोटल नोड्स n माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1, n कितना है 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, टोटल 1 प्लस 0 1, तो टोटल नोड्स आप किसी भी ऑर्बिटल के अंदर ऐसे करके नोड्स, एंगुलर नोड्स और रेडियल नोड्स और टोटल नोड्स निकाल सकते हैं। अब एक थोड़ा आगे बढ़ जाता हूं मैं, 3D में 2p छोड़ दिया, p के लिए l 1 होता है, ठीक है। चलो पहले 2p देख लेते हैं। 2p में आपका रेडियल नोड और एंगुलर नोड, रेडियल नोड इक्वल टू 2 माइनस 1, इसके लिए l का मान, p के लिए l का मान क्या होता है 1, तो 2 माइनस 1 यानी कि 0। देखिए 2 n का मान हो गया n माइनस l माइनस 1, तो इसके लिए 2p के लिए n का मान माइनस 1 हो गया, लगा दिया हमने 1 लगा दिया, l माइनस 1 0, यानी कि इसमें रेडियल नोड 2p में क्या होगी 0, और एंगुलर नोड क्या होगी, एंगुलर नोड l का मान 1 है, तो एंगुलर नोड l होता है तो इक्वल टू 1, तो कुल नोड टोटल नोड इक्वल टू 1, 0 और जोड़ दीजिए, या 2 माइनस 1 कर दीजिए 1 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें रेडियल नोड्स इक्वल टू n माइनस l, यानी कि n कितना है 3, l कितना है 2 माइनस 1, तो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, रेडियल नोड 0 होगी,
ऐसे ही एंगुलर नोड इक्वल टू डी के लिए एंगुलर नोड्स आपकी डी के लिए एल होती है, तो के लिए भी एल यहाँ डी बराबर यानी कि 2, तो एंगुलर नोड्स कितनी हो जाएंगी 2, टोटल नोड्स 2, टोटल नोड्स इक्वल टू 2। तो आप किसी भी ऑर्बिटल में आपको एंगुलर और रेडियल नोड्स निकालने की आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ये हम बात आगे बढ़ाएंगे अब क्या रेडियल और एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये आपको नोड से ही करना होगा। कल हम एग्जांपल्स देते हुए फिर स्टार्ट करेंगे एंगुलर एंड रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे, इसको बिल्कुल याद नहीं करना, केवल समझना है। थैंक यू।